फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस केमिस्ट्री। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम देखने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि सीएसआर, नेट और गेट एग्जाम में पूछे गए हैं। अब देखो यहाँ पे हम कौन से क्वेश्चंस देखने वाले हैं। अब यहाँ पे हम जो भी आपका जीओसी होता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उसे डिस्कस करेंगे। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं। यहाँ पे हम इलेक्ट्रोफिलिसिटी पढ़ते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ते हैं, एसिडिटी, बेसिसिटी, इस टाइप की जो भी आपकी बेसिक टर्म्स होती है उसे अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, बेसिक कंसेप्ट्स के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं सीएसआर, नेट और गेट एग्जाम में, उसे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन है सीएसआर नेट जून 2017 का। क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीके वैल्यूज फॉर द फॉलोइंग स्पीसीज इज। क्या पूछा है उसने? ऑर्डर पूछी है किसकी? पीके वैल्यूज की। क्या पूछा है? पीके वैल्यूज। ओके, अब इसकी ऑर्डर आपको पता है। अगर एसिडिक हो तो पीके वैल्यू कम होती है, अगर बेसिक हो तो पीके वैल्यू क्या होगी आपकी? ज्यादा होगी। ठीक है, अब देखो इन सब में से देख सकते हो आप इससे आपको डिसाइड करना है कि किस वाले की पीके वैल्यू ज्यादा है। अब देखो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स है आपके पास। आपके पास है PHNH3+, आइसोप्रोपिल, Pr2NH2+, और आपके पास क्या है यहाँ पे? PH2NH2+। अब देखो ये क्या है? ये आपके पास है कॉन्जुगेट एसिड्स। अब कॉन्जुगेट एसिड्स किसके बनते हैं भाई? कॉन्जुगेट एसिड्स बनते हैं आपके बेस के। अब इससे रिलेटेड बेस कौन सा होगा आपके पास? देखो ये है PHNH2। ठीक है ना, ये क्या है? बेस है, और ये इसका क्या है? कॉन्जुगेट एसिड है। उसी तरह से सेम यहाँ पे आइसोप्रोपिल 2NH, और यहाँ पे आप बनाओगे क्या? PH2NH। ओके, तो आपने इस वाले कॉन्जुगेट एसिड से क्या बना दिया? बेस बना दिया। अब आपको क्या देखना है? इस बेस को कंपेयर कर लो। अब आप इस बेसिस को क्या करो? कंपेयर कर लो। कौन से वाले बेस का कौन सा वाला कंपाउंड ज्यादा बेसिक होगा और कौन सा वाला कंपाउंड लेस बेसिक होगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन से ग्रुप अटैच है नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन किसकी तरह एक्ट करता है? बेस की तरह एक्ट करता है। आपको पता है जो भी अमीन्स होते हैं बेस की तरह एक्ट करते हैं, तो उनका पीके वैल्यू ज्यादा होता है। अब देखो ये वाले जो अमीन्स होते हैं, ठीक है, मैं लिखता हूं NR2, इसके पास लोन पेयर होती है। अब ये बेस की तरह एक्ट क्यों करता है? क्योंकि लोन पेयर ये दे सकता है किसी भी प्रोटॉन को। ठीक है ना, किसी भी प्रोटॉन को क्या कर सकता है? लोन पेयर डोनेट कर सकता है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है? कौन सा वाला नाइट्रोजन इस मॉलिक्यूल में ऐसा है जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर सकता है। जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा वही ज्यादा बेसिक होगा, उसी की पीके वैल्यू ज्यादा होगी। अब यहाँ पे देख लो, ये जो पीएच ग्रुप है क्या है आपका? आपको पता है बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह एक्ट करती है, -I इफेक्ट शो करती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी किसके कंपैरिजन में? आइसोप्रोपिल, क्योंकि ये क्या है आपका? अल्कील ग्रुप है। ठीक है ना, ये +I इफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट करेगा। किसे? नाइट्रोजन को। अब नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन के पास जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज्यादा हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो बेसिसिटी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा आपका क्या होगा? बेसिक, ये वाला कंपाउंड। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं सेकेंड कौन सा आएगा। अब कंपेयर कर लो इन दोनों में से। यहाँ पे PH2NH है, यहाँ पे PHNH2 है। अब यहाँ पे दो PH ग्रुप्स है, तो यहाँ पे ज्यादा क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा इसके कंपैरिजन में। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो यहाँ पे आएगा PHNH2, क्योंकि यहाँ पे एक ही आपका कौन सा ग्रुप है? PH ग्रुप है। और सबसे लास्ट में कम बेसिक होगा PH2NH। ठीक है, अब देखो
इसी तरह से आपको देखना है कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, ये वाला कंपाउंड है, तो इसकी पीके वैल्यू ज्यादा होगी। तो देखो यहां से आपका कौन सा ऑप्शन मैच होगा, आप देख सकते हो ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस तरह से आप पीके वैल्यूज बता सकते हो यहां पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहां पे एक क्वेश्चन है जून 2017 का। The major product formed in the reaction of D-glucose with ZnCl2 in methanol is a methyl glucopyranoside, A or B. The structure of this product and the molecular orbital interaction present between ring oxygen and anomeric CO bond responsible for its ability respectively are. देखो यहाँ पे क्या करवा रहा है, ये क्या कर रहा है, डी ग्लूकोज की रिएक्शन करवा रहा है ZnCl2 ये मिथेनॉल के साथ। ठीक है, उससे क्या बन रहा है आपका ग्लूकोपायरानोसाइड, ए और बी। ठीक है, ग्लूकोपायरानोसाइड ए और बी, दैट मींस ये और बी प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, ग्लूकोज के साथ इसकी रिएक्शन करवाने के बाद the structure of this product and intramolecular orbital interaction present between ring oxygen and the anomeric CO bond responsible for its stability are. अब यहाँ पे कौन सा इफेक्ट दिखा रहा है, ये एनोमेरिक इफेक्ट इन्वॉल्व होता है। अब ये जो एनोमेरिक इफेक्ट होता है वो एप्लीकेशन होता है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन का। इसका हाइपर कॉन्जुगेशन का, जो कि हम किस में पढ़ते हैं, जीओसी में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एनोमेरिक कार्बन कौन सा है आपका, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे ये वाला एनोमेरिक कार्बन होता है। अब देखो ये क्या बता रहा है, ए और बी में क्या है, प्रोडक्ट बन रहा है आपका। द स्ट्रक्चर ऑफ दिस प्रोडक्ट of the molecular orbital interaction present between ring oxygen and anomeric CO bond। ठीक है, ये क्या आपका एनोमेरिक CO बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन और एनोमेरिक CO बॉन्ड के बिटवीन कौन सा इंटरेक्शन, जो भी इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, जो भी इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, वो क्या दे रहा है, उस मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी दे रहा है। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। दैट मींस एनोमेरिक इफेक्ट इन दोनों में से कौन से मॉलिक्यूल को ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और देखो मैंने बता दिया कि यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। दैट मींस देखो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है भाई, यहाँ पे ये है। अब देखो अगर यहाँ पे कोई आर ग्रुप प्रेजेंट हो, यहाँ पे कोई भी आर ग्रुप प्रेजेंट हो, आर कौन कौन सा होना चाहिए आपका, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OCH3, इनमें से कोई भी अगर आपके पास आर ग्रुप प्रेजेंट हो, या फिर बोल सकते हो OR। ठीक है, OH छोड़ के। तो अगर आपके पास आर ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है, और वो आर ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे हो, तो ये वाला कंपाउंड एनोमेरिक इफेक्ट दिखाता है। कैसे, देखो ये आपको पता है इसके पास लोन पेयर होती है। ठीक है ना, इसके पास क्या होती है, लोन पेयर होती है। अब ये क्या है, इसका CR, यहाँ पे जो बॉन्ड बना हुआ है ये इसका बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। अब इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, अब होता क्या है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कुछ टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे छोड़ देते हैं, और हम इसी को क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ठीक है, और इससे क्या आती है, इस मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है, इस मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है। कब, जब ये आर ग्रुप कौन से पोजीशन पे हो, एक्सियल पोजीशन पे हो, आर ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे हो, तो ही यहाँ पे स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है। ओके, आर ग्रुप कौन कौन से होने चाहिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OCH3। ठीक है, या फिर बोल सकते हो OR ग्रुप, अल्कोक्सी ग्रुप्स कौन से पोजीशन पे होने चाहिए, एक्सियल पोजीशन पे होने चाहिए। अब ये कौन सा बॉन्ड है आपका, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्डिंग, और ये क्या है इसका, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। सही है ना, ये है सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब देखो इन दोनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा भाई, जहां पे आपका आर ग्रुप कौन से पोजीशन पे हो,
एक्सियल पोजीशन पे हो, तो देख सकते हो आप बी कंपाउंड में OMe कहाँ पे है, एक्सियल पोजीशन पे। यहाँ पे देखो इस कंपाउंड में ये क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और यहाँ पे ये है एक्सियल पोजीशन पे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल बी होगा, ठीक है। स्टेबल कौन सा है आपका, बी। अब देखो हाइपर कॉन्जुगेशन कहां से कहां पे हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन कहां से कहां हो रहा है। देखो यहाँ पे कहां से हो रहा है, लोन पेयर है, दैट मींस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, सही है ना। कहां से, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है ना, ठीक। अब देखो कहां पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इस वाले बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, टू एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। कौन सा एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, दैट मींस N2 क्या करना है आपको, सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पे जा रहा है, N2 सिग्मा स्टार में आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन बी, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी बी की होगी। और क्या होगा, N2 सिग्मा स्टार क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, इंटरैक्शन N2 सिग्मा स्टार ऑर्बिटल की इंटरैक्शन हो रही है, और आपका जो भी मॉलिक्यूल है उससे क्या आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है। अब देखो बाकी कुछ आपको इस एग्जाम में नहीं देखना था कि ग्लूकोज क्या होता है, उसकी रिएक्शन इसके साथ होने की बात क्या बनता है, कैसे बनता है, ठीक है। बनेगा तो यही बनेगा, ए और बी बनेगा। अब इसमें आपको बताना है स्टेबल कौन सा होगा और इंटरैक्शन कौन सी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो भी इंटरैक्शन होती है, यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी आती है, वो आती है ड्यू टू एनोमेरिक इफेक्ट, और एनोमेरिक इफेक्ट एप्लीकेशन है आपके हाइपर कॉन्जुगेशन का, ठीक है, समझ गए। अब देखो यहाँ पे CSR नेट दिसंबर 2016 का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या पूछता है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज फॉर द इंडिकेटेड CH बॉन्ड इन द फॉलोइंग कंपाउंड इज। अब देखो यहाँ पे 3 कंपाउंड दिए गए हैं आपके पास, यहाँ पे आपको क्या बताना है, डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की ऑर्डर क्या होगी, और करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। तो आपको कौन सा बॉन्ड डिसोसिएट करना है, ये वाला बॉन्ड क्या करना है आपको, डिसोसिएट करना है। तो बताना है आपको कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहाँ पे होगी। तो देखो एज परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर इंक्रीजेस, तो आपको एक कंसेप्ट पता होनी चाहिए कि एज परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर इंक्रीजेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इंक्रीजेस। तो जहां पे भी परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर ज़्यादा होगा वहां पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी। अब बताओ मुझे कहाँ पे परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर ज़्यादा है, तो देखो यहाँ पे कौन सा है, sp3, यहाँ पे sp3 नहीं है, यहाँ पे है sp, ठीक है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है आपका, sp, यहाँ पे है sp3 और यहाँ पे है sp2। अगर आप कंपेयर करोगे sp2 और sp3 में, तो यहाँ पे देखो 50-50% यस कैरेक्टर 50% है, पी कैरेक्टर 50% है। अब यहाँ पे एस कैरेक्टर और कम हो गया, ठीक है, 33% हो गया, यहाँ पे और भी कम हो गया। तो देखो अगर यस परसेंटेज की बात करोगे, तो यस कैरेक्टर की बात करोगे, तो sp में सबसे ज़्यादा यस कैरेक्टर होता है, sp3 में सबसे कम होता है। तो देखो जहाँ पे यस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ये क्या आपकी यस कैरेक्टर के ऑर्डर है। तो जहाँ पे यस कैरेक्टर ज़्यादा होगा वहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी। तो देखो इस कंपाउंड्स में सी में sp कैरेक्टर है, तो आपका क्या होगा, यस कैरेक्टर ज़्यादा होगा और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी। उसके बाद कहाँ पे, ए में, और सबसे लास्ट कहाँ पे, बी में, क्योंकि बी में sp3 कैरेक्टर है, यहाँ पे यस कैरेक्टर कम होगा और आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कम होगी। अब ऑप्शन को मैच कर लो, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये है दिसंबर 2016 का क्वेश्चन। क्या पूछता है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ठीक है ना, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। अब एसिडिटी की ऑर्डर बतानी है आपको, बेसिक
है ना ये। तो एसिडिटी की ऑर्डर बतानी है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कहाँ पे होगा। अब देखो हम कैसे बताते हैं, यहाँ पे हम एसिडिटी कैसे बताते हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोटॉन है, यहाँ पे भी कोई प्रोटॉन है और यहाँ पे भी प्रोटॉन है, ठीक है ना। यही प्रोटॉन क्या होगा, इस वाले मॉलिक्यूल में ये वाला प्रोटॉन सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। क्यों होगा मैं बताऊंगा आपको। अब देखो अगर आपने ये वाला प्रोटॉन आप स्टार्ट कर दिया, किसी बेस से ये वाला प्रोटॉन आप स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा, क्या बनेगा, देखो निगेटिव चार्ज, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, और इस मॉलिक्यूल में बनेगा इस तरह से। अब इसने प्रोटॉन लूज कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या बन रहा है इसका कॉन्जुगेट बेस। अगर ये एसिड है तो ये क्या बनेगा इसका कॉन्जुगेट बेस। तो अगर आपको पता होगा कि किसी भी मॉलिक्यूल की एसिडिटी कॉन्जुगेट बेस के स्टेबिलिटी पे डिपेंड होती है। दैट मीन्स जितना ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी ही उसकी एसिडिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, उतनी ही एसिडिटी ज़्यादा होगी। तो हमें यहाँ पे यही देखना है कि कौन सा कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर आप बात करोगे साइक्लिक और रिसाइक्लिक की, तो जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो वहाँ पे जो आनायन बनेगा वो भी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। किसके कंपैरिजन में, असाइक्लिक की कंपैरिजन में, ठीक है। तो देखो ये कॉन्जुगेट बेस जो दोनों हैं, जहाँ पे साइक्लिक फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल रहेंगी इसके कंपैरिजन में, असाइक्लिक के कंपैरिजन में, ठीक है। तो देखो सबसे कम एसिडिक कौन सा होगा आपका, सबसे कम एसिडिक तो यही होगा। दैट मीन्स कौन सा, सी सबसे कम एसिडिक है। अब देखो सबसे ज़्यादा कौन सा होगा देख लेते हैं। अब इन दोनों में देखना है आपको, यहाँ पे 5 मेंबर्ड है, यहाँ पे कौन सी है 6 मेंबर्ड है। तो देखो अब इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, इन दोनों में एसिडिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी, दैट मीन्स स्टेबिलिटी कहाँ पे ज़्यादा होगी। अब देखो यहाँ पे 5 मेंबर्ड है, यहाँ पे 6 मेंबर्ड है। अब अगर आप अंदर का यहाँ पे बॉन्ड एंगल देखोगे तो कितना है, ज़्यादा है। किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्ट पता भी नहीं है कितना है तो भी ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड एंगल होता है 120, यहाँ 120 से ज़्यादा होगा, तो बाहर एंगल क्या होगा, यहाँ बॉन्ड 120 से कम होगा। तो देखो बाहर एंगल कितना होगा, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम होगा। तो देखो जहाँ पे बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है, जहाँ पे बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है वहाँ पे एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है, और जहाँ पे एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा वहाँ पे निगेटिव चार्ज का स्टेबलाइजेशन ज़्यादा होगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो देखो एज अ बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस, एज अ बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस, yes character increases, okay, stability of anion increases, ठीक है। समझ गए आप। तो देखो मैंने क्या बताया आपको, फिर से देख लो एक बार। यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या है, अंदर की तरफ कम है, तो बाहर ज़्यादा होगा। किसके कंपैरिजन में, इसकी कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा है तो बाहर बॉन्ड एंगल कम होगा। और जहाँ पे बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है, ठीक है, जहाँ पे बॉन्ड एंगल, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे है α2 और यहाँ पे होगा जो भी बाहर का है बॉन्ड एंगल होगा, हम बाहर के बॉन्ड एंगल की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो α2 ज़्यादा है α1 से, तो जहाँ पे बॉन्ड एंगल ज़्यादा है वहाँ पे एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, जहाँ पे एस कैरेक्टर ज़्यादा है वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा होता है, वहीं पे स्टेबिलिटी आयनायन की ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आयनायन यही होगा। अगर ये आयनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है तो एसिडिक कैरेक्टर इसमें ज़्यादा होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसमें होगा, यहाँ पे, उसके बाद किसके पास, उसके बाद ए के पास, और सबसे लास्ट में सी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे एसिडिटी की ऑर्डर यहाँ पे ये होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी बेसिक कंसेप्ट्स मैंने बताया आपको उसे आप याद रखना, ठीक है। आप इजीली क्वेश्चन कर पाओगे। या फिर देखो यहाँ पे एसिडिटी के बारे में ऐसे भी आप बोल सकते हो, एज
रिंग साइज इंक्रीजेस, एसिडिटी डिक्रीजेस। इस सेंटेंस को भी आप याद रख सकते हो, ठीक है, या फिर इससे भी याद रख सकते हो, ठीक है, समझ गया। चलो अब देखो दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है। यहां पे देखो क्या है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है और आपको इसके साथ रिएक्शन करवानी है। ओके, अब मुझे बताओ, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है। अब इन दोनों में से ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन सी लोन पेयर होगी? तो कौन सी लोन पेयर ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होती है? नाइट्रोजन की, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी कम है इसके कंपैरिजन में, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इजीली डोनेट कर पाएगा, ठीक है। तो देखो ये अब डोनेट करेगा कहाँ पे? अब देखो यहाँ पे भी कर सकता है और देखो यहाँ पे भी कर सकता है, ठीक है ना। आपने बता दिया, पहले बता दिया आपने कि नाइट्रोजन ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है इसके कंपैरिजन में, तो नाइट्रोजन यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, नाइट्रोजन यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट केस, अगर नाइट्रोजन यहाँ पे अटैक करेगा तो आपका देखो बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा? प्रोडक्ट तो ये बनेगा भाई, OH NH डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। और उसके बाद बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? O माइनस C डबल बॉन्ड O ये वाला, ठीक है। अब देखो इसमें और क्या होता है, इसमें क्या होता है, इस वाले मॉलिक्यूल में ये यहाँ पे जाएगा और ये इस तरह से ब्रेक होगा, ठीक है। तो आप इससे भी दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, CO2 प्लस CH3O माइनस। अब ये क्या होता है, जो CH3O माइनस होता है ये क्या है? बेटर लिविंग ग्रुप है। अब देखो सेकेंड केस में देख लो, सेकेंड केस में क्या होगा? सेकेंड केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? OH NH क्या है? अगर उस वाले कार्बोनिल पे अटैक करोगे आप तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, प्लस बाय प्रोडक्ट क्या बन सकता है? बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O माइनस, ओके, O माइनस। अब देखो यहाँ पे, अब आपको क्या देखना है, जो भी लिविंग ग्रुप चला गया जा रहा है, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी देखनी है, ठीक है। अब ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, पर आपको क्या देखना है? आपको देखना है ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे तो ये गैसियस फॉर्म में निकल जाएगा, ये तो स्टेबल ही है, ठीक है ना, ये तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में ना। यहाँ पे देखो ये आनायन की फॉर्म में। अब इन दोनों में स्टेबल कौन सा होगा? CH3O माइनस ज़्यादा स्टेबल होता है या फिर CH3COO माइनस ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी गुड लिविंग ग्रुप है, ठीक है, किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा अच्छा गुड लिविंग ग्रुप है। और यहाँ पे एक गैसियस मॉलिक्यूल भी रिएक्शन से निकल रहा है। अगर कोई गैसियस मॉलिक्यूल निकल रहा होता है तो उस वाले रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है। दैट मीन्स ये वाला नाइट्रोजन कहाँ पे प्रेफर करेगा अटैक करने को? यहाँ पे, ठीक है। तो और प्रोडक्ट कौन सा बनेगा आपका? ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो मैच कर लो कौन सा बन रहा है, कहाँ पे है, देखो यहाँ पे है, ठीक है, सिंपल है। तो आपको बस क्या करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करना है। जैसे आपने यहाँ पे यूज़ किया कि न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा है, नाइट्रोजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है या ऑक्सीजन की है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा होगी। अब ये डिपेंड किस पे होता है? जनरली लिविंग ग्रुप पे, या फिर आप बोल सकते हो कार्बन सेंटर के इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, दिसंबर 2018 का। अब ये भी जनरल बेसिक मैकेनिज्म है। अब देखो मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल ये है आपके भाई, ये है, ये क्या बता रहा है? एसिड कैटेलाइज्ड। एसिड कैटेलाइज दैट मीन्स एसिड के प्रेजेंस में पहले क्या होगा? रिएक्शन, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करनी है। आपको पता होगा कि हाइड्रोलिसिस के लिए हम क्या यूज करते हैं?
वाटर मॉलिक्यूल, सही है ना। हाइड्रोलिसिस के लिए हम क्या यूज करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल। अब ये क्या है, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है। अब एसिड कैटालाइज क्या करना है आपको, हाइड्रोलिसिस। दैट मीन्स बेंजोनाइट्राइल पहले एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, उसके बाद इसकी क्या होगी, रिएक्शन होगी वाटर के साथ। अब ये क्या करेगा, किस पे अटैक करेगा, नाइट्रोजन पे या कार्बन पे। अब ये कहाँ पे अटैक करता है, कार्बन पे, क्योंकि यहाँ पे CN बॉन्ड में कार्बन ज्यादा क्या होता है, न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफिलिक होता है। क्योंकि देखो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रो निगेटिविटी ज़्यादा है, ऑलरेडी इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बन गया। अब ये क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो आप बोल सकते हो या इस पे पार्शली निगेटिव चार्ज आ सकता है, इस पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। तो जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है वहाँ पे ही इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, वही सेंटर मोर इलेक्ट्रोफिलिक होता है। तो कहाँ पे अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा। तो एग्जाम्पल को मैच कर लो, ऑप्शन को मैच कर लो। देखो ऑप्शन बी है आपका, PHC कहाँ पे अटैक कर रहा है, कार्बन पे अटैक कर रहा है। ठीक है, आपको ये भी मिल सकता है, नाइट्रोजन पे अटैक का भी मिल जाएगा, पर नाइट्रोजन पे अटैक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी देखो यहाँ पे नाइट्रोजन ने 4 वैलेंसी बना दी है। एक्चुअली उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 3। अब 4th वैलेंसी भी कंप्लीट हो गई है, क्योंकि उसने लोन पेयर भी डोनेट कर दिया, तो इस पे तो अटैक नहीं होगा। ठीक है, तो देखो अटैक किस पे होगा, कार्बन पे होगा, और नाइट्रोजन स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन स्टेबलाइज हो जाएगा। तो इसके बाद की स्टेप आपकी क्या होगी, देखो इस तरह से हो सकती है। ठीक है, इस तरह का आपको प्रोडक्ट मिलेगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, दिसंबर 2018 का। अब आप बोलोगे ये वाला जो क्वेश्चन है IR स्पेक्ट्रा का है, ठीक है ना, तो IR का कुछ तो नॉलेज होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो भी बेसिक कंसेप्ट्स है उसे यूज करने वाले। फॉर एग्जांपल कॉन्जुगेशन, यहाँ पे हम कॉन्जुगेशन को यूज करने वाले। कैसे, देखो अब देखो क्वेश्चन पढ़ लो पहले। IR स्पेक्ट्रा ऑफ द स्टेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज इन द ऑर्डर। यहाँ पे कार्बोनिल फ्रीक्वेंसी बतानी है आपकी, सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी और सबसे कम कहाँ पे होगी। तो पहले ही बता देता हूँ मैं, कार्बोनिल फ्रीक्वेंसी जो भी होती है वो कहाँ पे, किस पे डिपेंड होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। तो देखो एज अ बॉन्ड स्ट्रेंथ, जो भी आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो जितनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा आपके मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी होगी। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे CO बॉन्ड की, अगर हम बात करेंगे CO बॉन्ड की, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, CO फ्रीक्वेंसी बतानी है। अब देखो यहाँ पे भी CO बॉन्ड है, यहाँ पे भी CO बॉन्ड है, और यहाँ पे भी CO बॉन्ड है। अब देखो इसके पास भी लोन पेयर है, अब ये भी कॉन्जुगेशन में भी होगा। ठीक है ना, इसके पास भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन में होगा, यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन में होगा, ये इस साइड में भी कॉन्जुगेशन होगा। ठीक है, दोनों कॉन्जुगेशन, यहाँ पे भी इस साइड में भी कॉन्जुगेशन है, इस साइड में भी कॉन्जुगेशन है। अब यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन है। अब देखो यहाँ पे 50% कॉन्जुगेशन इस साइड में होगा, 50% कॉन्जुगेशन इस साइड में होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये वाली जो लोन पेयर है इसके कॉन्जुगेशन में भी जा रही है और इस वाले कार्बोनिल के कॉन्जुगेशन में भी जा रही है। तो यहाँ पे 50%, यहाँ पे 50%, यहाँ पे 100%, यहाँ पे भी 100%, यहाँ पे भी सेम 100%, और यहाँ पे भी आप बोल सकते हो 100% कॉन्जुगेशन। तो सबसे कम कॉन्जुगेशन कहाँ पे हो रहा है, बी में सबसे कम कॉन्जुगेशन है। तो अगर कॉन्जुगेशन यहाँ पे कम होगा तो इस वाले बॉन्ड को कम ब्रेक करेगा। सही है ना, समझ रहे हो मेरी बात को। अगर कॉन्जुगेशन कम होगा तो ये वाला बॉन्ड कम ब्रेक होगा। तो बॉन्ड जितना स्ट्रांग ज़्यादा होगा उतनी ही फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। ठीक है ना, अब इन दोनों में से किसी एक को कंपेयर कर लो। यहाँ पे कॉन्जुगेशन ज़्यादा है तो आप बोल सकते हो टोटल 200% ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है ना। यहाँ पे इस साइड से भी कॉन्जुगेशन है, इस साइड से भी कॉन्जुगेशन है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो बहुत ज़्यादा वीक बनेगा। ठीक है ना, बॉन्ड जो बनेगा बहुत ज़्यादा वीक बनेगा क्योंकि कॉन्जुगेशन बहुत ज़्यादा है।
तो अगर क्या होगा, कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा तो बॉन्ड वीक बनेगा, और बॉन्ड वीक बनेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी, कम हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा होगी बी में, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन कम है। ठीक है, तो आप देखो ऐसे भी लिख सकते हो, एज कॉन्जुगेशन इंक्रीजेस फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। अगर कॉन्जुगेशन ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, सबसे कम है यहाँ पे। अब देखो उसके बाद इन दोनों को कंपेयर कर लो, ए और सी को। सबसे ज़्यादा कहाँ पे, सबसे ज़्यादा कॉन्जुगेशन यहाँ पे, दोनों में भी सेम ही है। अब क्या करना है, अब देखो कॉन्जुगेशन के बाद, यहाँ पे देखो कॉन्जुगेशन के बाद क्या बन रहा है, 5 मेंबर है। देखो कॉन्जुगेशन के बाद यहाँ पे अगर इस साइड से कॉन्जुगेशन करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज, सही है। अगर इससे देखो, इस टाइप का बनेगा। ठीक है, ये वाली कॉन्जुगेशन तो सेम है दोनों में, पर ये वाली कॉन्जुगेशन डिफरेंट है, क्योंकि ये क्या है, रिंग के अंदर से हो रही है और ये रिंग के बाहर की। अब देखो अगर ये कॉन्जुगेशन करता है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये कौन सा कार्बोकैटायन है, आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। अगर यहाँ से कॉन्जुगेशन करता है तो यहाँ पे आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा, और आपको पता है कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से। ठीक है ना, सेकेंडरी होता है ज़्यादा स्टेबल प्राइमरी से। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि आफ्टर कॉन्जुगेशन जो भी इंटरमीडिएट बन रहा है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर ज़्यादा स्टेबल होगा तो कॉन्जुगेशन भी ज़्यादा होगा, तो जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन होगा उतनी फ्रीक्वेंसी कम होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे सबसे कम होगी ए में, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो उसकी, इसके बाद ज़्यादा कहाँ पे होगी आपकी, सी में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा होगी आपकी बी में, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन क्या है, कम है। उसके बाद सी में, और सबसे ज़्यादा जो कि कॉन्जुगेशन ए में है वहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। करेक्ट ऑप्शन चूज कर लो। ठीक है, ओके। अब देखो दिसंबर 2017 का सेम क्वेश्चन है, इसमें भी आपको CO फ्रीक्वेंसी को मैच करना है। ठीक है, अब देखो आपको पता होगा कि नॉर्मल आप अगर कीटोन हो, अगर आपका CO हो, कीटोन हो, तो इसकी होती है 1715। ओके, अगर आपका ईस्टर हो, क्या हो, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप हो, तो इसकी होती है 1745 सेम इनवर्स। अब देखो जो कि ये 5 मेंबर्ड में है, तो 5 मेंबर्ड में और ज़्यादा थोड़ी वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, और ज़्यादा बढ़ेगी। अभी आप इसे ही कंपेयर करके देख सकते हो कि यहाँ पे ज़्यादा है, स्टर की ज़्यादा है ना, कीटोन से ज़्यादा स्टर की है। अब देखो ये भी एक टाइप का स्टर ही है, अनहाइड्राइड है ना, साइक्लिक अनहाइड्राइड है, फिर स्टर ही है ना। तो देखो ये भी स्टर की फॉर्म में ही भी है। तो देखो ये इसकी, इन दोनों की एनर्जी सबसे ज़्यादा, इस दोनों की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी किसके कंपैरिजन में, फर्स्ट के। अब देखो इसे मैच करवा दो 1745, क्योंकि सबसे कम है ना, क्योंकि मैंने बता दिया कार्बोनिल की कम होती है स्टर से। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल कार्बोनिल की 1715 होती है, अगर रिंग में हो तो यहाँ पे इसकी हो जाएगी 1745। अब देखो यहाँ पे कंपेयर करके देख लेते हैं सेकंड और थर्ड में। अब आपको पता है स्टर में क्या है, कॉन्जुगेशन होता है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन आएगा, जो कॉन्जुगेशन से क्या होता है आपका, वैल्यू आती है आपकी कॉन्जुगेशन के यहाँ से कितनी, 17.5, और साइक्लिक में, तो साइक्लिक में थोड़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, साइक्लिक में थोड़ी ज़्यादा होगी। अब देखो यहाँ पे ये भी स्टर है, पर देखो ये वाली कार्बोनिल जो ऑक्सीजन की लोन पेयर है, यहाँ पे भी 50% है, इस साइड में भी 50% है। तो देख सकते हो आप इस स्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे कॉन्जुगेशन कम है। अगर कॉन्जुगेशन कम होगा तो वैल्यू ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, कॉन्जुगेशन कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी।
ठीक है। तो अगर आप सेकंड और थर्ड की बात करोगे कि तो थर्ड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी इसके कंपैरिजन में सेकंड के, अगर आपको वैल्यू भी पता नहीं होती है तो देखो ये होगी आपकी सेकंड के लिए और ये होगी आपकी थर्ड के लिए और ये होगी आपकी, क्योंकि इसकी कम होगी और इसकी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन कम है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन ज़्यादा है, तो मैच कर लो। अब देखते हैं गेट 2019 का क्वेश्चन। देखो यहाँ पे भी एक बेसिक से आपकी कंसेप्ट यूज होने वाली है। अब ये कौन सा रिएजेंट है आपको पता है, ये होता है आपका गिलमन रिएजेंट। तो ये जो गिलमन रिएजेंट होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड करेगा। ये क्या है आपका एक न्यूक्लियोफाइल है जो अल्कील ग्रुप को ट्रांसफर कर देता है। अब ये कौन से टाइप का न्यूक्लियोफाइल होता है, मैंने आपको बता दिया है कि दो टाइप्स के न्यूक्लियोफाइल होते हैं, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होता है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ये जो होता है वो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होता है, दैट मींस ये जो रिएजेंट होता है सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड करता है। ठीक है, ये तो हो गया रिएजेंट का। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है आपका कार्बोनिल ग्रुप, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। अब यहाँ पे ये जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। किसकी तरह? इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट। अब इसके पास दो सेंटर है, एक हार्ड सेंटर है और एक कौन सा सेंटर है आपका सॉफ्ट सेंटर है। अब हार्ड सेंटर कौन सा होता है? देखो ये वाला होता है आपका हार्ड सेंटर और ये वाला होता है सॉफ्ट सेंटर। ठीक है, तो देखो जब भी कब रिएक्शन होनी होती है तो सॉफ्ट के साथ इंटरैक्ट करता है और हार्ड के साथ, सॉफ्ट के साथ इंटरैक्ट करता है और हार्ड के साथ। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहां पे अटैक करेगा? इस वाले पोजीशन पे। ठीक है ना, यहाँ पे अटैक नहीं करेगा, कहां पे अटैक करेगा? इस वाले पोजीशन पे। तो इसलिए हम बोलते हैं गिलमन जो रिएजेंट होता है वो ऑलवेज 1,4 एडिशन शो करता है। कौन सी एडिशन शो करता है? 1,4 एडिशन। तो यहां से नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। कहां पे अटैक करेगा? फोर्थ पोजीशन पे अटैक करेगा। तो अटैक करवा दो इसका। अगर यहाँ पे CH3 ट्रांसफर करेगा गिलमन तो O- इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, मैंने इससे बना दिया, इससे ये वाला प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, अब देखो उसके बाद फर्स्ट केस तो हो गई, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या होगा? इसकी रिएक्शन करनी है आपको PHCbr के साथ। अब देखो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट होगा और PHCbr इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट होगा। अब ये यहाँ पे आएगा फिर से और यहां से किस पे अटैक करेगा? इस पे अटैक करेगा और Br चला जाएगा। ठीक है, सिंपल है। तो CH3 यहाँ पे होगा और SePH जो है वो यहाँ पे होगा। यहाँ पे तो आपने खत्म कर दिया। तो देखो P कौन सा है आपका? P देखो ये हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता। CH3 हार्ड सेंटर पे अटैक नहीं करेगा क्योंकि गिलमन कहाँ पे अटैक करता है? 1,4 एडिशन शो करता है। तो P ये होगा। अब ये देखो यहाँ पे भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये की है, यहां से आप बता सकते हो कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा आपका, ये वाला होगा। इससे ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्योंकि बाकी तो पॉसिबिलिटी कोई है ही नहीं है। अगर फिर भी आपको रिएक्शन करवानी है तो देखो मैं बता देता हूं आपको। H2O2 क्या कहता है आपका? जो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उसके साथ ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सिलीनियम है, इसके साथ ऑक्साइड बनाएगा। O-, ठीक है, O- PH और यहाँ पे क्या है? CH3। उसके बाद यहाँ पे क्या होती है? इलिमिनेशन। यहाँ से हाइड्रोजन लूज होगा और ये यहाँ से चला जाएगा। इस तरह से आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन वाला कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, देखो ये वाला ही है। ठीक है, तो इस तरह से आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जो कि हम कहाँ पे पढ़ते हैं? आपके GOC में। तो हम उसी के क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, जो भी आपके वही आपकी चीजें कहाँ पे यूज होती है? रिएक्शन मैकेनिज्म में। अब देखो गेट 2017 का क्वेश्चन है, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है आपको? मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है। अब क्या होगा? ये अमीनो यानी ये क्या है? मिथॉक्साइड आयन बेस की तरह एक्ट होगा।
बेस क्या करेगा, प्रोटॉन स्टार्ट करेगा। कहाँ से, देखो यहाँ पे है। अब यहाँ पे भी प्रोटॉन होता है, यहाँ पे भी होता है, तो इन दोनों में से सबसे एसिडिक कौन सा होगा, ये वाला प्रोटॉन सबसे एसिडिक होगा, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल होगा। एसिडिटी किस पे डिपेंड होती है, मैंने पहले ही बता दिया, कॉन्जुगेट बेस के स्टेबिलिटी पे। तो यहाँ पे जो आनायन होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो देखो अगर आपने बेस से प्रोटॉन स्टार्ट करवा दिया तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बोनिल है, यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, कार्बोनिल। उसके बाद इनोलेट फॉर्मेशन, क्योंकि वो स्टेबलाइज हो जा रहा है ना, तो देखो इस टाइप इस साइड में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये इस साइड में दोनों साइड में जा सकता है, पर ज़्यादा कार्बोनिल है तो इस साइड में आएगा। ठीक है, ओ मिथाइल। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है आपको, इस वाले रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन करवानी है। ठीक है, सही बना दिया आपने इनोलेट। तो देखो आपको इसके साथ रिएक्शन करवानी है। अब ये क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ईस्टर। अब देखो यहाँ पे भी सेम, ये वाला जो सेंटर होता है वो हार्ड होता है। अब ये वाला सेंटर जो होता है, यहाँ पे जो सेंटर होता है ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है। अब देखो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा और ये मॉलिक्यूल जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। ये जो आनायन है वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की एक्ट करेगा। ठीक है, अब देखो जो भी आनायन स्टेबलाइज्ड होता है, यहाँ पे देखो कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी आ रही है ना इसे, तो आप बोल सकते हो जो भी आनायन डीलोकलाइजेशन में प्रेजेंट हो, जहाँ पे डीलोकलाइजेशन प्रेजेंट हो, वो वाला आनायन किसकी तरह एक्ट करता है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो आनायन है कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज हो रहा है, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है, तो इसको स्टेबिलिटी आ रही है, उसके वजह से हम इसे क्या बोलेंगे, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। और आपको पता है सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, सॉफ्ट सेंटर पे ही अटैक करवाता है। तो ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ से अटैक कहाँ पे करेगा, इस वाले सेंटर पे, और ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, और इनोलेट बनेगा। अब देखो इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका, कार्बोनिल। एक मिनट इसे कट कर देते हैं। कार्बोनिल, ये तो स्टार इनोलेट बनेगा यहाँ पे, OMe। और जो भी सब्स्टिट्यूशन होगा वो कहाँ पे होगा, इस वाले सेंटर के अलोंग होगा। ठीक है, अब एक कार्बन और होना चाहिए। ठीक है, एक कार्बन और होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से लिख दिया मैंने, तो इसे मैच कर लो। ठीक है, इसे आप क्या कर सकते हो, मैच कर सकते हो, कौन सा बनेगा। यहाँ पे देखो, कहाँ पे देखो, कहाँ पे है, यहाँ पे देखो डी। ठीक है, कहाँ पे अटैक हो रहा है, आपके डबल बॉन्ड पे अटैक हो रहा है। ठीक है, तो यही होगा। यहाँ पे देखो इसने कहाँ पे अटैक किया है, ईस्टर पे। ठीक है, कहाँ पे अटैक किया हुआ है इसने, ईस्टर पे अटैक किया हुआ, वहां पे अटैक नहीं होगा, आपको पता है। ठीक है, क्योंकि वो हार्ड सेंटर होता है। अटैक कहाँ पे करेगा, डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा और आपको ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेट दिसंबर 2016 का क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या बताना है, यहाँ पे देखो करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। अब यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं, जेड ग्रुप्स हैं, अगर यहाँ पे CF3 प्रेजेंट हो, CS3 प्रेजेंट हो, OCH3 प्रेजेंट हो, तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन कब ज्यादा होगा, CF3 से होने, CF3 के होने से, CS3 के होने से, या OCH3 के होने से। यही आपको क्या करना है, यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले देख लो यहाँ पे रिएक्शन कौन सी होगी, रिएक्शन कौन सी होगी, उसी को देख लेते हैं पहले। यहाँ पे Br है और यहाँ पे आपका Z ग्रुप है। अब देखो इसकी रिएक्शन इसके साथ करवानी है आपको,
ठीक है, इसकी रिएक्शन। तो ये क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, और बेंजीन रिंग किसकी तरह एक्ट करेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगी। ठीक है, तो यहां से यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। तो ये है आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी आपकी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और आपको पता होगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल होता है, अगर उसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो। क्योंकि ये क्या है, ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता। ठीक है, तो अटैक कब कर पाएगा, अगर इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो। तो उससे क्या होता है, देखो उससे क्या होता है, ये यहाँ पे आएगा और ये वाला यहाँ पे आएगा। अब इससे क्या होगा, अब देखो यहाँ पे अगर रेजोनेंस फॉर्म बनाओगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे Z डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे तो NH बनेगा, अब यहाँ पे Br। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आया हुआ है, इस नेगेटिव चार्ज को अगर Z ग्रुप स्टेबलाइज करता है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, अगर नहीं करता है तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे Z ग्रुप कौन सा होना चाहिए, आपको मैंने बोला ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो तो विड्रॉइंग ग्रुप ही है, पैरा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप होना चाहिए आपका, विड्रॉइंग। दैट मीन्स कौन सा, देखो इन सब में CF3, CH3 और OCH3। अगर इन तीनों को आप कंपेयर करोगे तो CF3 सबसे ज्यादा विड्रॉइंग है, उसके बाद CH3 और उसके बाद OCH3। क्योंकि ये OCH3 क्या अच्छा डोनर है ना, OCH3 डोनेट कर सकता है, इसके पास माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट भी है और आपका कौन सा है, लोन पेयर भी है ना, ये डोनेट भी कर सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये अच्छा डोनर होता है, तो अच्छा विड्रॉवर तो यही होता है। तो इससे आपकी जो भी रिएक्शन का रेट होगा वो ज्यादा होगा, उसके बाद ये आएगा, सबसे लास्ट में ये आएगा। तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखो ये वापस यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे जाएगा और इसे ब्रेक कर देगा और आपका ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो यही आपको बताना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर होती है तो ये वाला Z ग्रुप कौन सा होगा जिससे कि रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। अब ये Z ग्रुप कौन सा होगा, जितना विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतनी ही रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, जितना विड्रॉइंग होगा उतनी ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी। तो आप इस तरह से जो भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं इंडक्टिव इफेक्ट के, हाइपर कॉन्जुगेशन के, कॉन्जुगेशन के, रेजोनेंस के, ठीक है, या फिर एसिडिटी, बेसिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इस टाइप के जो भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो आप GOC में पढ़ते हैं, उससे पढ़कर आप इसे इन वाले क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाले सारे हमने क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं जो भी लेटेस्ट ईयर के नेट और गेट एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, अगर आपको फिर भी इसकी कंसेप्ट में कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा या फिर मैं आपको GOC की भी लेक्चर करवा दूंगा। ठीक है, तो चलो, थैंक यू।